हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। मेरा नाम है पार्थ और मैं पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था सप्ताह में 6 दिन क्लासेस होती हैं, जिसमें 3 दिन स्टार्टिंग के 3 दिन हम 12th का टॉपिक पढ़ते हैं और फिर सप्ताह के आखिरी 3 दिन में हम 11th के टॉपिक पढ़ते हैं, यानी 11th क्लास के चैप्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज है मंडे, तो ऑब्वियस सी बात है हम 12th का पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर, जो हमारा अध्याय चल रहा था, वो चल रहा था जीवों में जनन, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलैंगिक जनन। ठीक है, अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो आपको पता होगा आखिरी जो लेक्चर हुआ था इसका, है ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी, जो प्रॉपरली नहीं हो पाया था, इस वजह से बीच में रोक दिया गया था वो, है ना। शायद आपको याद होगा, शायद 15-20 मिनट का एक लेक्चर गया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से वो पूरा नहीं जा पाया था। तो आज उसे कंप्लीट करेंगे, किसको, अलैंगिक जनन पूरा आज कंप्लीट करेंगे और लैंगिक जनन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्वागत करता हूं आप सभी का डाउटनट के इस बेहतरीन चैनल पर, और जहां पर हम पढ़ रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अध्याय हमारा है जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जीवों में जनन। जी, आप आ गए हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। सर जी आप कितने बजे से पढ़ाते हो? बाबू हम 12:30 बजे से पढ़ाते हैं लाइव क्लास। लाइव का टाइमिंग जो होता है रोज 12:30 होता है। जो आज नए आए हैं एक बार उनको बता देता हूं, रोज लाइव क्लास होती है 12:30 बजे जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। हफ्ते के पहले 3 दिन में 12th का चैप्टर और हफ्ते के आखिरी 3 दिन में 11th का चैप्टर पढ़ते हैं। बस अब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। बहुत ही बहुत 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 स्वागत है। चलिए जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो बेटा जी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, नीट 2022 का एक वीआईपी कोर्स, जिसे हम विजेता कोर्स बोल रहे हैं, विजेताओं के लिए ये कोर्स है, जो 20 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है। और इस कोर्स में 2 टीचर एडवांटेज मिलता है। कई बच्चे बार बार पूछते हैं लाइव 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 लाइव। आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, अभी लाइव हूं, है ना, लेकिन क्या लाइव में आप सभी के डाउट्स क्लियर हो पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए ये कोर्स चालू किया था, जिसमें 2 टीचर एडवांटेज होएगा कि आपके पास लेक्चर जाएंगे, आप पढ़ेंगे, आपका फोकस पढ़ाई पर होएगा, और जो आपके डाउट्स होंगे उसको दूसरा टीचर आपके डाउट्स को सॉल्व करेगा। तो इसमें आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपके पास प्रॉपर लेक्चर भी जाएंगे, तो ये फायदा है। ठीक है, साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस होएगा, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होएगा, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, एनसीईआरटी होएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सब कुछ होएगा बेटा जी इस कोर्स में। आपको कोई भी जानकारी लेनी है, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, 012471582550। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जो ऐप पर हैं उनके पास एक पोल आएगा, जरा जल्दी से मुझे बताएं। अर्श भाई मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूं, एक बार समझ में नहीं आता बेटा आपको? कितनी बार बता दिया? 2 टीचर एडवांटेज मिलता है इस कोर्स में, 1 टीचर नहीं। अभी मैं हूं, क्या मैं सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा सभी के? मान लो अगर 1000 बच्चा है, क्या 1000 के 1000 डाउट्स सॉल्व हो पाएंगे? नहीं ना। लेकिन उस कोर्स में हो पाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक टीचर आपको पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर आपके डाउट सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो बार बार ना बोलें कि लाइव 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 लाइव। अभी लाइव आ रहा हूं ना, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे बेटा जी? अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं? वेल डन खुशहाल। हाँ, मजा लेने आते हो तुम, है ना, मजा आता है। मजा लेने आते हो, पढ़ाई करने आते हो। चलो बिना बातें करे, देखिए अगर आप चैट करेंगे मेरे साथ तो वो सही नहीं है, फिर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कृपया करके बातें कम करें और फोकस करें किस पर? पढ़ाई पर। बेटा जी किसकी बात कर रहे थे? अलैंगिक जनन की। आप जानते हैं एक ऐसा जनन जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है और संतति जो बनती है वो बिल्कुल अपने जनक के जैसी होती है, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां थी, जो मैंने आपको 3 विधियां बताई थी। कौन कौन सी? सबसे पहला विखंडन यानी फिजन, जो बहुविखंडन भी बताया था और द्विविखंडन भी बताया था। उदाहरण याद रखना, द्विविखंडन का अमीबा, बहुविखंडन का प्लाज्मोडियम सिंपल सा। फिर उसके बाद मुकुलन। मुकुलन जो था वो बाह्य भी था, जैसे हाइड्रा में और यीस्ट में, जबकि स्पंज में कैसा था? अंतःमुकुलन था, जो बन रहे थे जेम्यूल, ये बताया था।
फिर उसके बाद बीजाणु जनन कुछ एकल कोशिकीय संरचना बनती हैं जिन्हें हम बीजाणु बोलते हैं, जो चल बीजाणु हो सकते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास में, या अचल बीजाणु हो सकते हैं जैसे कोनिडिया, किसमें, पेनिसिलियम में। यहां तक हमने पढ़ा था, आई होप यहां तक की चीज याद होगी, है ना। और पिछला जो लेक्चर था मैं फिर बता देता हूं, जो अभी अभी वापस से जुड़े हैं मेरे साथ, पिछला लेक्चर जो था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से वो लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था। और मैंने आपको बोला था मैं वापस से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बोला था ना। तो बेटा जी वापस से पढ़ाने आया हूं। अभी समय हुआ है बेटा आपके क्विज का। आर यू गाइज 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 रेडी हो? बताओ जरा जल्दी से, क्विज का पहला प्रश्न लेकर आ जाएं। ले आए सर? कौन सा चैप्टर है? जीवो में जनन चल रहा है बाबू, 12th का पहला चैप्टर चल रहा है। हाँ जी, ले आए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट ऐप वालों की स्क्रीन पर फर्स्ट आएगा और यूट्यूब वालों के सामने आएगा इधर। पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना, पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन करने वाली संरचना, कोनिडिया, कलिका, जेम्यूल, अलैंगिक चल बीजाणु, जल्दी से मुझे बताएं। दूसरा, अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं, अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं क्लेमाइडोमोनास के, चल बीजाणु स्पंज के, अचल बीजाणु हाइड्रा के, चल युग्मक पेनिसिलियम के, अचल युग्मक, सोच समझकर आंसर दीजिए, चल बीजाणु किस में होते हैं? चलिए टाइम हुआ समाप्त। एक बच्चा बोला है सर मैं 8th क्लास में हूं इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, 8th क्लास में अच्छी बात है, बच्चे 8th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, 8th 9th से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन करना। यस बिल्कुल, 9th क्लास से नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप बोलेंगे 9th क्लास से? हाँ जी बिल्कुल, जिनके मन में होता है ना कि हाँ भाई डॉक्टर बाबू बनना है, उनके पेरेंट्स उनको 9th क्लास से ही कह देते हैं कि भैया प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि 9th में जो बायो का जो चीजें जो आती है ना वो आपके बेसिक्स, आपका बेस क्लियर करती हैं। ठीक है, तो अगर आप 8th 9th क्लास में हैं तो भी आपको समझ में तो आएगा, इतनी मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन कब? जब आप सीरियसली पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पहला प्रश्न था पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना कौन है? आप जानते हैं पेनिसिलियम में क्या बने थे सर? अचल बीजाणु। उन अचल बीजाणु का नाम क्या था बाबू? कोनिडिया। क्या था बालक? कोनिडिया। तो कोनिडिया किस में बने थे? पेनिसिलियम में। कैसी संरचनाएं थी? अचल बीजाणु थे, है ना, अलैंगिक संरचनाएं थी, किसमें? पेनिसिलियम नोटेटम। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, चलिए जी, दूसरा प्रश्न था। ठीक है धर्मवीर, मैंने सुन लिया है बेटा, ध्यान से सुनिएगा अभी आगे। अलैंगिक चल बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु। अब चल बीजाणु किसमें थे? अभी जरा सोचिए, अभी अभी मैंने आपको दो डायग्राम दिखाए थे, एक पेनिसिलियम का दिखाया था और एक क्लेमाइडोमोनास का दिखाया था। पेनिसिलियम में कैसे थे? अचल बीजाणु थे, कोनिडिया थे। और क्लेमाइडोमोनास में कैसे थे? चल बीजाणु थे। सीधा सीधा क्लेमाइडोमोनास के चल युग्मक या चल बीजाणु जो थे वो क्या थे बेटा जी आपके? यहां पर युग्मक की जगह बीजाणु शब्द आएगा तो ज्यादा बेहतर होएगा, लेकिन आंसर इसका यही है। क्या? क्लेमाइडोमोनास में क्या मिल रहे थे? चल बीजाणु मिल रहे थे, चल बीजाणु। ठीक है, किसके कारण चल रहे थे? मतलब गति दर्शा रहे थे, किसके कारण? कशाभिका के कारण। बताएं क्या ये दोनों सही हुए हैं आपके? दोनों के दोनों सही हुए हैं। वेल डन कुणाल, बहुत ही बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी बिल्कुल शोभित। आइए बेटा जी, अब हम पढ़ रहे हैं। देखो अब कृपया करके देखिए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ें, जिसको नहीं पढ़ना है कृपया करके बातें मत करें। ठीक है, बातें करेंगे आपका ही नुकसान होएगा। बार बार बोलता हूं, शायद आप में से कुछ समझते नहीं है, जो समझते हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं ना समझ है। कायिक प्रवर्धन पढ़ने वाले हैं, हल्का फुल्का बताया था लेकिन वापस से बता रहा हूं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब सब क्या होता है कायिक प्रवर्धन? हल्की फुल्की चीज मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया कि भैया एक पादप में, एक पादप की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो भाग होते हैं।
एक होता है कायिक भाग, शायद आपको याद आ रहा होगा, बताया था, और एक होता है लैंगिक भाग। एक होती है लैंगिक संरचना और एक होती है कायिक संरचना। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एक पादप के पास जो लैंगिक भाग जो होता है वो किस रूप में होता है? मुख्य रूप से पुष्प के रूप में होता है, पुष्प के रूप में, है ना। जैसे आपने सुना होगा पुष्प में क्या होता है? पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। पुंकेसर किससे बना होता है? आपके परागकोश से, पूतंतु से। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, परागकण। अच्छा चलिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप में से कितने बच्चों ने परागकण नाम सुना है? सुना है? परागकण नाम सुना है बेटा? परागकण, परागकण नाम सुना है? सुना है? परागकण क्या होता है? नर युग्मक होता है? जरा जल्दी से मुझे बताएं। हिंदी मीडियम की क्लास है बेटा ये, रीना। हाँ जी, परागकण नाम सुना है? क्या परागकण एक नर युग्मक होता है? हाँ जी बताएं। बताओ बताओ बताओ। यस, नर युग्मक होता है ना। आज के बाद याद रखना, नर युग्मक नहीं होता। नहीं, जहां से भी आपने सुना है ना कि परागकण नर युग्मक होता है, कृपया करके उनसे बोल देना परागकण नर युग्मक नहीं होता। परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या बोला? परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। अब आप बोलेंगे सर नर युग्मकोद्भिद और नर युग्मक में अंतर क्या होता है? तो मात्र इतना सा कि एक बक्सा है ना, और उसके अंदर बॉल भरी पड़ी है। एक बॉक्स है जिसके अंदर बॉल भरी पड़ी है। ये जो बॉल है, मान लो इनको मैं बोल रहा हूं नर युग्मक। क्या बोल रहा हूं इनको? ये जो बॉल्स जो अंदर भरी पड़ी है इनको मैंने बोला नर युग्मक, और ये जो बक्सा है ना इसको मैं बोल रहा हूं नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। अब आप मुझे बताएं, क्या बक्सा नर युग्मक है? नहीं, बक्से के अंदर नर युग्मक है। तो याद रखना है, परागकण जो होते हैं, परागकण वो क्या होते हैं? नर युग्मकोद्भिद होते हैं, जिनके अंदर होता है क्या? नर युग्मक। आज के बाद भूल मत जाइएगा, भूल मत जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये बाद में आएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहां पर आएगा। अभी सिर्फ इतना सा कि बेटा एक पुष्प जो होती है वो एक लैंगिक संरचना होती है पादप में। क्या बोला हमने? पुष्प जो होता है वो एक लैंगिक संरचना होती है। किसमें? एक पादप में। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेटा। पुष्प लैंगिक संरचना, एक ऐसी संरचना जिसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। कौन बनते हैं? नर और मादा युग्मक बनते हैं। और युग्मकों का निर्माण किससे संबंधित होता है? लैंगिक जनन से। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन। तो पुष्प कैसी संरचना है? लैंगिक जनन से संबंधित संरचना है। ठीक है, अब देखिएगा, हमने बोला कायिक भाग। कायिक भाग का मतलब जैसे तना, जिसको हम स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी शाखाएं, हमारा ये मूल यानी जड़। ठीक है, पर्ण यानी पत्ती। ये सारी संरचनाएं क्या कहलाती है? कायिक संरचनाएं, यानी वो संरचनाएं जो लैंगिक जनन से संबंधित हैं कि वृद्धि से संबंधित है। आप बोलेंगे सर ये वृद्धि से संबंधित है। इनका फंक्शन किससे रिलेटेड है? वृद्धि से। जबकि पुष्प यानी फ्लावर का फंक्शन किससे संबंधित होता है? लैंगिक जनन से। ठीक है सर, सिंपल सा था, समझ में आ गया। चलो अब मैं आपसे बोलूं कि भैया हम बात कर रहे हैं जनन की। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब एक ऐसा जनन जिसमें युग्मकों की जरूरत नहीं है, यानी हमारा काम जो है यहां पर पुष्प से संबंधित ही नहीं है। हम तो पढ़ रहे हैं क्या? अलैंगिक जनन। उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा? कायिक प्रवर्धन। अब कायिक का मतलब तो समझ में आ गया, पादप का वो भाग जो वृद्धि से संबंधित है, जैसे तना, स्तंभ, शाखाएं, मूल, जड़, पर्ण। ठीक है, ये वो संरचना है जिनको हमने बोला है कायिक संरचना। अब जरा सोचिए, अगर इन संरचनाओं से एक नया पादप बन जाए, क्या बोला मैंने?
अगर इन संरचनाओं से एक नया पादप बना दूं बिना युग्मकों के, जरा सोचिए, एक तने से नया पादप बन गया, एक शाखा से नया पादप बन गया, मूल से नया पादप बन रहा है, पर्ण से, पत्ती से नया पादप बन रहा है ना, नया पादप विकसित हो रहा है। प्रवर्धन का मतलब किसी चीज का विकास। तो जरा सोचिए, किसी पादप के कायिक भाग से एक नए पेड़ का अगर विकास होता है तो ऐसा अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? आपका कायिक प्रवर्धन। सिंपल शब्दों में समझ में आया या नहीं आया? बताएं, सिंपल शब्दों में समझ में आया या नहीं आया? सिंपल शब्दों में क्या कि कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या था? हम सीधा बोलेंगे पुष्प के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? पुष्प के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से, अब अन्य भाग कौन सा? कायिक भाग से एक अगर नई संतति का निर्माण हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। आ गया? वेल डन, बहुत ही अच्छे शोभित, बहुत ही अच्छे राघव, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, ये लैंगिक जनन है। अरे प्रभु, ये लैंगिक कैसे हो गया? क्या यहां पर तना कोई युग्मक बनाएगा? क्या पर्ण कोई युग्मक बना रही है? नहीं ना, नहीं बना रहे हैं युग्मक। बिना युग्मक के, बिना निषेचन के, बिना भ्रूण के निर्माण के क्या हो रहा है? नई संतति, नई संतान आ रही है। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ठीक है, ये समझ में आ गया कायिक प्रवर्धन। कौन दर्शाएगा? बेटा ये दर्शाएंगे कायिक प्रवर्धन। तना हो गया, मूल हो गया, पर्ण हो गया, शाखाएं हो गई, ये क्या दर्शाएंगे? कायिक प्रवर्धन दर्शाएंगे। आइए कुछ कायिक प्रवर्धन के हम उदाहरण देखने वाले हैं। किसके उदाहरण देखने वाले हैं? कायिक प्रवर्धन के उदाहरण देखने वाले हैं। इतना तो समझ में आ गया कि कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 3 संरचनाएं दर्शाएंगी। कौन सा? तना, मूल, तना हो गया, मूल हो गया और पर्ण हो गई है। ठीक है, अब बेटा हमें अगर देखो नीट क्लियर करनी है तो हमें ना एनसीईआरटी की इमेजेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो चित्र दे रखे हैं उनको समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर पहले तो इसको मैं हटा देता हूं। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई थी। कायिक प्रवर्धन का मीनिंग समझ में आ गया था। कायिक प्रवर्धन पुष्प के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? पुष्प के अतिरिक्त। यही बताया था, किसके अतिरिक्त? पुष्प के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग। अन्य किसी भाग का मतलब या तो तना होगा, या तो तना होगा, या मूल होगी, या पर्ण होगी। अब आप बोलेंगे सर शाखा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शाखा किससे निकलती है? तने से ही तो निकल रही है। ठीक है, तो ये 3 संरचनाएं, ये 3 संरचनाओं से अगर कोई नई संतति पैदा होती है, प्रवर्धित करती है, विकास करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सर ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर इन तीनों के कुछ उदाहरण बताएंगे? यस, उदाहरण बताऊंगा। तनिक वेट करो, एक एक सारी चीजें आएंगी, बहुत ही मैं बोलूंगा कलरफुल होंगी। कई सारे एग्जांपल्स दूंगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियस नोट पर सुनेंगे तो। ठीक है, देखिए बेटा आज का लेक्चर आपके 11वीं कक्षा से भी संबंधित है। ये और मैं आपको बता दूं, 11वीं कक्षा में आपका एक अध्याय है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पर भी आता है ये जो चीज आज बताने वाला हूं, वहां पर भी आती है और इस चैप्टर में भी आती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम उदाहरण देखने वाले हैं तने के, मूल के और पर्ण के। अब आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनिएगा, एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो इस चित्र को देखिए। ये चित्र हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। पहले तो अपनी एनसीईआरटी में देखिए, क्या आपकी एनसीईआरटी में ये चित्र दे रखा है? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। जल्दी से मुझे बताएं, क्या ऐसा कोई चित्र दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में? जरा जल्दी से मुझे बताएं। आलू का, अदरक का, अगेव का, पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफिल्म का, और आपका ये कौन है? ये बंगाल का आतंक है, जिसे हम जल कुंभी बोलते हैं, जल हाइसिंथ बोलते हैं। ठीक है, ये दे रखा होगा, है ना। इनको आगे समझने से पहले मैंने आपको कहा कि भैया या तो तने से या मूल से या पर्ण से क्या होने वाला है? कायिक प्रवर्धन होने वाला है। अब इनके पास आखिर मिल क्या रहा है? हमने बोला देखो तने जो है उस तने से नया पादप बनने वाला है। हमने बोला मूल जो है उस मूल से एक नया पादप बन जाएगा। हमने बोला पर्ण से एक नया पादप बन जाएगा। अरे बाबू इनके पास ऐसा मिल क्या रहा है? आखिर इनके पास ऐसी कौन सी चीज है जो इनसे अलग होकर एक नया पादप बना देगी, है ना।
आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो अलग होएगा इनसे और नया पादप बना देगा? तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, एक सिंपल सी बात, हालांकि ये मैंने पिछले लेक्चर में भी पूछी थी, वापस से मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताएं, आपका, मेरा, सभी मनुष्यों का निर्माण किससे हुआ? सोचिए, आराम से, तसल्ली से सोचिए, मजा आएगा, मजा आएगा, सोचो। आपका, मेरा, हम सबका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। उस कोशिका का नाम बता दो बस तुरंत। सर, मूल और पर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटा, मूल को रूट बोलते हैं और पर्ण को लीफ बोलते हैं। अरे बांगड़ू, स्टेम, रूट, लीफ। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं, मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि मेरा, आपका, हम सबका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। उस कोशिका का नाम बता दो जरा जल्दी से। हाँ, यूकैरियोट। अच्छा जी। सर, शुक्राणु, अंडाणु, जायगोट। वेल डन। प्रश्न ध्यान से सुना करो बच्चों। प्रश्न ये था, मेरा, आपका, हम सभी मनुष्यों का निर्माण अपने माता पिता से हुआ है ना। आखिर माता पिता से क्या निकले? कुछ कोशिकाएं निकली, जिनको हम क्या बोलते हैं? युग्मक। नर से, पिता से क्या निकला? शुक्राणु। माता से क्या निकला? अंडाणु। दोनों जुड़ गए, एक कोशिका बन गई। उस कोशिका का निर्माण क्या था? हमने बोला सर अंडाणु था, सर शुक्राणु था, ये दोनों फ्यूज हुए, दोनों के बीच में संलयन हुआ, दोनों का केंद्रक संलयन करा, दोनों का कोशिका द्रव्य संलयन करा, दोनों का फ्यूजन हो गया, जिसको हमने बोला संलयन या निषेचन या फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन, कई सारे शब्द हैं। कुल मिलाकर युग्मकों का जुड़ना क्या कहला रहा है? निषेचन यानी संलयन, जिससे फाइनली क्या बनी? सर एक कोशिका, इसका नाम है युग्मनज। मैंने कहा वेल डन। इस युग्मनज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जायगोट। अब जरा सोचिए, मैं अपने ऊपर ही उदाहरण लेकर बताता हूं। मेरे पिता से शुक्राणु, माता से अंडाणु, दोनों का संलयन हुआ, जिससे क्या बना? युग्मनज बना। अब ये युग्मनज आगे चलकर क्या बनाएगा? भ्रूण। फिर वो भ्रूण आगे चलकर क्या बनाएगा? शिशु। वो फिर शिशु अपने माता के गर्भ से निकलेगा, फिर उसके माता पिता उसका लालन पालन पोषण करेंगे और फिर वो बड़ा हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? तो अब आप मुझे बताएं, हम शिशु के रूप में उत्पन्न हुए थे, नवजात शिशु। शिशु जो था उसके पहले क्या मिल रहा था? भ्रूण मिल रहा था। भ्रूण किससे विकसित हुआ? भ्रूण एक कोशिका से बना। अब आप मुझे बताएं, आपका, मेरा, हम सभी का निर्माण एक कोशिका से हुआ है कि नहीं हुआ? ये कोशिका के अंदर सारी सूचनाएं थी, सारी सूचनाएं थी। कभी भी जब पढ़ो तो थोड़ा सा सोचकर पढ़ो, बड़े स्तर पर सोचो कि मेरे अंदर मेरा हृदय मिल रहा है, हां मिल रहा है, किडनी मिल रही है, हां वृक्क मिल रही है, लीवर मिल रहा है, यकृत, हां जी मिल रहा है, फेफड़े मिल रहे हैं, हां जी लंग्स हमारे अंदर मिल रहे हैं, बहुत सारी संरचनाएं अंदर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं। अब सर ये सारी संरचनाओं का निर्माण करने के लिए जो इंफॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक कोशिका के पास है। अब आपसे कोई पूछे कि सर आपकी आंखों की जो कोशिका है, क्या उससे नया जीव बना सकते हो? नहीं। सर आपकी त्वचा की कोशिका से एक नया जीव बना सकते हो? नहीं। आपके हृदय की कोशिका से नया जीव बना सकते हो? नहीं। आपके वृक्क की कोशिका से नया जीव बना सकते हो? नहीं। आपके फेफड़ों की कोशिकाओं से नया जीव बना सकते हो? नहीं। लेकिन ये जो कोशिका थी, इससे पूरा का पूरा जीव बन रहा है। ऐसा कैसे? आएगा कि नहीं आएगा मन में सवाल? आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग लगाएं कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, क्या उनसे नया जीव बन सकता है? नहीं। लेकिन हमारा निर्माण एक कोशिका से हुआ, यह कैसे पॉसिबल है? यह कैसे पॉसिबल है? आखिर इस कोशिका में सारी सूचनाएं हैं, हमारी त्वचा की कोशिका में सारी सूचनाएं नहीं है? नहीं है, नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल। देखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, मैं एक मजदूर की तरह कार्य कर रहा हूं।
मैं एक मिस्त्री की तरह कार्य कर रहा हूं, मैं एक प्लम्बर की तरह कार्य कर रहा हूं, मैं एक इलेक्ट्रीशियन की तरह कार्य कर रहा हूं, मैं एक कारपेंटर की तरह कार्य कर रहा हूं। ठीक है, सोचिए, मुझे ना अपना घर बनाना है, ध्यान से सुनना, मुझे ना अपना घर बनाना है, नया घर बनाना है। ठीक है, अब मैं ही मजदूर की तरह कार्य कर रहा हूं, मैं ही मिस्त्री की तरह कार्य कर रहा हूं, दीवार भी खड़ी कर रहा हूं, मजदूर की तरह काम भी कर रहा हूं और मिस्त्री की तरह दीवार भी खड़ी कर रहा हूं। मैं पेंटर की तरह भी कार्य कर रहा हूं, पेंट लगा रहा हूं, पुट्टी लगा रहा हूं। मैं इलेक्ट्रीशियन की तरह भी कार्य कर रहा हूं, मैं बिजली की फिटिंग भी कर रहा हूं, मैं प्लम्बर की तरह नल की पानी की फिटिंग भी कर रहा हूं, मैं खाती की तरह कार्य भी कर रहा हूं। है जी, अब जरा सोचिए, मैं सारे कार्य कर रहा हूं, सारे कार्य। ठीक है, लेकिन अब आप जरा ये सोचिए, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति एक्स है, एक व्यक्ति एक्स है जो प्लम्बर है, एक व्यक्ति वाई है जो मिस्त्री है, एक व्यक्ति जेड है जो पेंटर है। अब आप मुझे बताएं, क्या प्लम्बर एक्स मिस्त्री का कार्य कर सकता है? नहीं। क्या वाई मिस्त्री जेड पेंटर का कार्य कर सकता है? नहीं। क्या जेड पेंटर प्लम्बर का कार्य कर सकता है? नहीं। यानी इनका कार्य निश्चित है, लेकिन मेरा कार्य अनिश्चित था। मैं सारे कार्य कर रहा हूं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं वो सारे कार्य नहीं कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, कौन अपना कार्य करने में विभेदित है? विभेदित, विभेदित का मतलब जो एक निश्चित कार्य कर रहा है, और कौन अविभेदित है जो सारे कार्य कर रहा है? सोचिए, दिमाग लगाएं। शिवम द टेक्निकल पढ़ने आए हो ना बेटा? पढ़ाई पर फोकस करो। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं, क्या मैं विभेदित हूं कि अविभेदित हूं? और ये जो एक्स वाई जेड व्यक्ति हैं, ये विभेदित हैं कि अविभेदित हैं? आपका सीधा आंसर आएगा, सर आप जो है सारे कार्य कर रहे हो, सारे के सारे कार्य कर रहे हो, आप अविभेदित हो, यानी एक निश्चित कार्य नहीं कर रहे हो। लेकिन एक्स जो था वो एक निश्चित कार्य कर रहा है, वाई जो है वो एक निश्चित कार्य कर रहा है, जेड जो है एक निश्चित कार्य कर रहा है। समझ में आया? तो उसी तरीके से इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। क्या? उसी तरीके से इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, क्या कि हमारे शरीर की कोशिकाएं एक निश्चित कार्य कर रही है। जैसे मेरे हृदय की कोशिका निश्चित कार्य कर रही है, मेरे वृक्क की कोशिका निश्चित कार्य कर रही है, मेरी फेफड़ों की कोशिका निश्चित कार्य कर रही हैं, मेरी मस्तिष्क की कोशिका निश्चित कार्य कर रही हैं, और इनका कार्य एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसी कोशिकाएं कहलाती हैं विभेदित कोशिका, डिफरेंशिएटेड सेल्स, विभेदित कोशिका। लेकिन ये कोशिका, सोचिए, ये कोशिका एक अविभेदित कोशिका है। कैसी कोशिका है? अविभेदित कोशिका है, जिसका कोई निश्चित कार्य नहीं है। ये दूसरी कोशिकाओं में बदल रही है। जब ये दूसरी कोशिकाओं में बदलेगी तो वो दूसरी कोशिकाएं निश्चित कार्य करेगी। ऐसी कोशिका क्या कहलाती है? अविभेदित कोशिका। ऐसी अविभेदित कोशिका, अविभेदित जो कोशिका जो होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। जरा सोचिए, क्या इसके पास सारी सूचनाएं हैं? हाँ जी है। इनको अंग्रेजी में एक और नाम बोलते हैं स्टेम सेल्स। एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब जरा सोचिए, ये युग्मनज एक स्टेम सेल है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, एक अविभेदित कोशिका, जिसके पास सारी सूचनाएं क्या? पूरा शरीर बनाने की। हाँ जी, अब इसी चीज को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोचें, दिमाग लगाएं। मेरे शरीर में अभी सारी कोशिकाएं कैसी हैं? विभेदित। लेकिन मेरा जब जन्म हो रहा था, मैं जब युग्मनज परिस्थिति में था, तो युग्मनज जो था वो कैसी कोशिका था? अविभेदित था, जो पूरा का पूरा शरीर बना रही है। थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया? अब थोड़ा सा ना हम पीछे चलते हैं। मैंने बोला कि भैया तना जो है, मूल जो है, पर्ण जो है, इनके पास कुछ ऐसी संरचनाएं मिलने वाली हैं
ध्यान से सुनना, इनके पास कुछ ऐसी संरचनाएं मिलने वाली है। सामान्य रूप से तने का कार्य क्या होता है? वृद्धि करना। मूल का कार्य क्या होता है? फैलना। पर्ण का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। यानी ये वृद्धि से संबंधित है, जनन से संबंधित नहीं है। लेकिन इनके पास ना कुछ ऐसी संरचनाएं मिलने वाली हैं, ऐसी संरचनाएं मिलने वाली हैं जो इनसे अगर अलग हो गई तो एक नया पादप बना देगी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ दिमाग। इनके पास कैसी संरचनाएं मिलेंगी? इनके पास कुछ ऐसी कोशिकाएं मिलेंगी, कुछ ऐसी कोशिकाओं की संरचनाएं मिलेंगी जो कैसी होंगी? विभेदित के अविभेदित। दिमाग लगाओ, बताओ, विभेदित के अविभेदित। हाँ जी, बताओ 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 जल्दी से। ठीक है आदि, ओके आदि, मान ली बेटा आपकी बात। और कुछ? हाँ जी, खुशहाल अभी समय नहीं है बेटा जी, फटाफट मैं जो पूछ रहा हूं वो बताएं। बताओ बताओ बताओ। यस, क्या बात है विशाल कुमार, बहुत ही बढ़िया। कैसी होंगी? अविभेदित होंगी। कैसी होंगी? अविभेदित होंगी। अब जिनको भी अभी तक समझ में नहीं आया ना बाबू, इतनी सी बात सुन लेना, तने पे, मूल पे, पर्ण पे, इन पर कुछ संरचनाएं मिल रही हैं। उन संरचनाओं को हम बोल रहे हैं अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका। और ये जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? अविभेदित होती हैं, जिनके पास सूचना होती है क्या? पूरा एक पादप शरीर का निर्माण करने की। ये था सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये कहां से उत्पन्न होती है? तो बाबूजी 11th क्लास में एक चैप्टर है आपका पुष्पीय पादपों की आकार की, जहां पर आप ऊतक पढ़ते हैं, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा हो, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था पादपों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभजोतक ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक जो होता है वो कैसा होता है? अविभेदित होता है, जबकि स्थायी ऊतक जो होता है वो विभेदित होता है। अब ये हम पढ़ेंगे जब 11वीं कक्षा का वो अध्याय आएगा पुष्पीय पादपों के आकार की, वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं अभी, तो बार बार ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सर हमारा 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 हमारा। कृपया करके पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, बस लास्ट टाइम बोल रहा हूं, कृपया करके। ठीक है, तना, मूल, पर्ण, ये वो संरचनाएं हैं जिनके ऊपर अपस्थानिक कलिका है। सुनिए, मैं हूं, मान लेते हैं तना। ठीक है, इस तने पर कुछ कलिका मिल रही है, ये इसको मैंने बोला अपस्थानिक कलिका। सभी पर नहीं मिलती है, कुछ तनों पर मिल रही है। अब ये कलिका वृद्धि करती है और वृद्धि करके अलग हो गई है और अलग होके वापस से नया पेड़ बना रही है। आप मुझे बताएं, क्या यहां पर लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है? सिंपल, लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है? अलैंगिक जनन है। और जिनको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई ना, विभेदित अविभेदित, एक और उदाहरण दे दूं, एक और उदाहरण लो बेटा। आप मुझे बताएं, जब आप 10वीं कक्षा में थे, जब आप 10वीं कक्षा में थे, तो क्या आप सिर्फ साइंस पढ़ रहे थे? बताओ, जब आप 10वीं कक्षा में थे तो क्या आप सिर्फ साइंस पढ़ रहे थे? नहीं। सिर्फ आप विज्ञान पढ़ रहे थे? नहीं, आप विज्ञान भी पढ़ रहे थे, आप हिंदी भी पढ़ रहे थे, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ रहे थे, अंग्रेजी भी पढ़ रहे थे, गणित भी पढ़ रहे थे, मैथ्स भी था, एसएस भी थी, इंग्लिश भी थी, हिंदी भी थी, साइंस भी थी, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके अलग अलग हो, है ना? तो जरा सोचिए, जब आप 10वीं कक्षा में थे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, कई सारे, आप अविभेदित थे। लेकिन जब आप 11वीं कक्षा में आए, 11वीं कक्षा में आए, तो हो सकता है आपने गणित ले ली हो सकता है आपने साइंस ले ली हो, साइंस में हो सकता है आपने बायोलॉजी ले ली हो, जीव विज्ञान, है ना? हो सकता है आपने आर्ट्स ले ली हो सकता है आपने कॉमर्स ले ली हो। यानी आपने अपने आप को विभेदित किया, अपने आप को अलग किया, क्या? एक निश्चित सब्जेक्ट लेने के लिए। तो आपने 11वीं कक्षा में विभेदित हुए
विभेदित का मतलब डिफरेंशिएटेड हुए, अलग हुए, एक अलग आपने सब्जेक्ट लिया जो दूसरे नहीं ले रहे थे, यानी अपने आप को आपने विभेदित किया। तो मेरे ख्याल से विभेदित और अविभेदित का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। विभेदित अविभेदित क्लियर है? डन डना डन डन। चलें आगे। अब फाइनल सी बात है, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर कि कायिक प्रवर्धन में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे यहां पर किस चीज की। हमने बात करी सर तने से भी हो सकता है, मूल से भी हो सकता है, पर्ण से भी हो सकता है। कुछ उदाहरण मैं फटाफट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पर्ण का उदाहरण, ध्यान से सुनना। पर्ण पर कुछ कलिकाएं होती हैं, ध्यान से सुनना। पर्ण पर, सबसे पहले पर्ण की बात कर रहे हैं। पर्ण पर कुछ कलिकाएं होती हैं, पर्ण पर कुछ कलिकाएं होती हैं, ठीक है। जैसे जिसको हमने क्या बोला, अपस्थानिक कलिका। शायद यहां पर आपको दिख रहा है वर्ड अपस्थानिक कलिका। ये कौन है? पत्थर चट्टा है, ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम। ये कौन है? अगेव है। ये दोनों उदाहरण आपने याद रखने हैं। किसके? ये दोनों उदाहरण थे किसके मेरे भाई? याद रखना, अगेव और ब्रायोफिलम, ठीक है। ये दो उदाहरण याद रखना। मेनली देखो, नीट में प्रश्न जो पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल से पूछा जाएगा यहां पर कायिक प्रवर्धन में, कि बताओ कौन सा पादप है जिसमें पर्ण पर, पर्ण यानी लीफ पर, पत्ती पर, कौन सा उदाहरण है जिसमें पत्ती पर, लीफ पर, पर्ण पर अपस्थानिक कलिकाएं मिल रही हैं और वो अपस्थानिक कलिकाएं जो हैं वो पत्ती से अलग होकर नया पेड़ बना रही हैं। तो उदाहरण दो सिंपल से याद रख लेना, अगेव और ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम याद रखना, बहुत ही अच्छा होता है, चटपटा सा होता है, खट्टा मीठा, थोड़ा सा खट्टा सा होता है अगर खाया हो तो। यस, हाँ जी, चलें आगे। पहला पर्ण का उदाहरण याद रखना। दूसरा मूल का उदाहरण याद रखना है आपने बेटा जी। याद रखना है क्या? मूल का उदाहरण क्या? सिंपल सा 2-3 उदाहरण याद रखिएगा। एक तो आपका गाजर, मूली, शकरकंद। गाजर, मूली, शकरकंद, सिंपल से ये 3 उदाहरण याद रख लीजिएगा। किस चीज के बेटा जी? उन मूल के जिन पर क्या मिलेंगी? कलिकाएं मिलेंगी, और वो मूल की कलिकाएं अलग होकर नया पादप बना देंगी। जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो, शकरकंद याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा बेटा जी, भूलिएगा मत। और आपसे कोई पूछे शकरकंद जो आप खाते हो, स्वीट पोटैटो, क्या वो एक, जिसको हम अंग्रेजी में पोटैटो शब्द आ रहा है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, क्या ये एक तना होता है? नहीं, ये एक मूल होती है जो कंद के रूप में होती है, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जो भोजन को संग्रहित करती है। इनमें क्या होता है? इन सभी में भोजन संग्रहित होता है, इन पर मिलती हैं कलिकाएं, और ये कलिकाएं अलग होकर नया पादप बना देती हैं, ठीक है। अब एक ने पूछा सर प्याज, सर गाजर मूली में तो बीज भी पाया जाता है। ओ हो, आपने शायद उस दिन की क्लास नहीं ली। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक पादप में, ध्यान से सुनना, मैं एक पेड़ हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक पेड़ हूं, मेरे पास पुष्प भी है, यानी मैं लैंगिक जनन कर सकता हूं, और मेरे पास कुछ कलिकाएं हैं मेरी, या तो पर्ण पर हैं, या मूल पर हैं, या तने पर हैं, वो कायिक प्रवर्धन भी कर सकती है। यानी एक पेड़ लैंगिक जनन भी कर सकता है और अलैंगिक जनन भी कर सकता है। इसका सिंपल सा बेस्ट उदाहरण मैंने आपको बताया था, रोज, गुलाब बताया था। गुलाब में गुलाब का फूल नहीं होता है सर, फूल किससे संबंधित? लैंगिक जनन। लेकिन गुलाब की टहनी को काटकर अगर आप डाल देंगे, जमीन में डाल देंगे, उसको पोषणीय पदार्थ देंगे, उसको पानी देंगे, वो टहनी वापस से गुलाब का पेड़ बना देगी। अब जरा सोचो कौन सा जनन? अलैंगिक। यानी एक पेड़ में लैंगिक जनन भी हो सकता है, अलैंगिक जनन भी हो सकता है, दोनों जनन हो सकते हैं। तो एक बच्चे ने पूछा सर इनमें तो सर बीज भी होता है। यस, होता है, इनमें पुष्प होते हैं जो लैंगिक जनन कर सकते हैं, और साथ साथ ये अलैंगिक जनन भी कर सकते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है। अब आप बोलेंगे सर प्याज नहीं होगा, प्याज, आइए प्याज की भी बात करते हैं, अदरक की भी बात करते हैं, केले की भी बात करते हैं, एडियंटम की भी बात करते हैं, जमीकंद की भी बात करते हैं, कईयों की बात करेंगे। अब देखिए ये मैंने सिंपल से आपको पर्ण के 2 उदाहरण, मूल के 3 उदाहरण, अब मेन जो है वो है ये कौन, तना। मेन कौन है, तना है। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं बेटा जी हम यहां पर, तने की बात करने वाले हैं। यस बिल्कुल बन सकता है खुशहाल, बिल्कुल बन सकता है। हाँ जी, किसकी बात करने वाले हैं बेटा जी, तने की बात करने वाले हैं। आइए तने की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपने जो तने देखे हैं जरा जल्दी से मुझे बताओ, जमीन के बाहर देखे हैं, जमीन के अंदर देखे हैं, जमीन पे रेंगते हुए देखे हैं? कितने बच्चों ने 3 प्रकार के तने देखे? मैं आपको बता देता हूं, तने जो हैं, तना यानी स्टेम जो है, जिसको हम स्तंभ भी बोलते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। ज्यादातर जो आपने देखा है, ज्यादातर जो हमें दिखाई देता है वो कौन सा होता है बेटा जी, हमारा वायवीय, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एरियल। वायवीय जो बाहर है, सीधा खड़ा है वायु में। ठीक है, दूसरे होते हैं भूमिगत, अंडरग्राउंड, भूमिगत अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। और एक होते हैं आपके अर्धवायवीय, एक होते हैं आपके अर्धवायवीय, सब एरियल। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके तने हैं। अब कैसे कैसे, सपोज ये हमारी जमीन है, एक जमीन के ऊपर, एक जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर रेंगता हुआ, 3 प्रकार के तने। वापस से ध्यान से सुनना, ये जमीन है, एक जमीन के ऊपर है, इस तरीके से खड़े हैं, एक जमीन के नीचे हैं और एक जमीन के ऊपर रेंग रहे हैं। तो जो जमीन के ऊपर हैं क्या कहला रहे, एरियल यानी वायवीय। जो जमीन के अंदर हैं क्या कहला रहे, भूमिगत। और जो जमीन के ऊपर रेंग रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, अर्धवायवीय। तो 3 प्रकार के आपके तने हैं, जिसमें से प्रभु ध्यान से सुनना, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा, भूमिगत और अर्धवायवीय। इनके हम क्या देखने वाले हैं, रूपांतरण देखने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसे तने जो भूमि के अंदर हैं और उनके ऊपर मिल रही हैं कलिकाएं, वो कलिकाएं अलग होकर नया पादप बना सकती हैं। ऐसे तने जो जमीन के ऊपर रेंग रहे हैं, उन पर मिल रही हैं कलिकाएं जो नया पादप बना रही हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा बेटा जी, भूमिगत। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम कौन से देखने वाले हैं, भूमिगत तने देखने वाले हैं। 4 प्रकार हैं बेटा, 4 प्रकार। किसके, भूमिगत के 4 प्रकार। सबसे पहला देखिएगा जरा यहां पर, सबसे पहला जो है वो है प्रकंद मेरे भाई, राइजोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, नोट डाल रहा हूं, कृपया करके याद रख लीजिएगा। प्रकंद, राइजोम। देखिए जरा यहां पर फिगर देखिए, यहां पर चित्र देखिए, किसका दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सर ये तो अदरक है। मैंने कहा हां जी बिल्कुल है। तो अदरक, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रश्न जो होता है नीट में उदाहरण से पूछा जाएगा। अदरक, हल्दी, केला, अदरक, हल्दी, केला, ये 3 उदाहरण आपने भूलने नहीं हैं किसी भी हालत में। ये वो 3 उदाहरण हैं जो आपने कतई नहीं भूलने हैं। अदरक एक भूमिगत तना है, हल्दी एक भूमिगत तना है, केला, आप बोलेंगे सर केला तो बाहर होता है। हाँ मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका तना नीचे भी होता है। यस, उसका तना नीचे भी है, भूमिगत भी है। याद रखना है आपने, केले का तना भूमिगत भी होता है। और ये जो भूमिगत तने जो होते हैं, ये भोजन को संग्रहित करते हैं। जैसे अदरक ने, जैसे हल्दी ने क्या करा, भोजन को संग्रहित किया। और इनके ऊपर यहां पर देख रहे कुछ इस तरीके से सूखी सूखी सी पत्तियां मिलती हैं, इनके ऊपर कुछ सूखी सूखी सी पत्तियां मिलती है। मेरे भाई याद रखना है आपको, ये जो अदरक, ये जो हल्दी, ये जो अदरक, हल्दी और केला, इन पर कुछ सूखी सूखी कलिकाएं मिलती हैं।
और यही कलिकाएं अलग होकर, ये अपस्थानिक कलिकाएं अलग होकर वापस से एक नया पादप का निर्माण कर सकती हैं। तो आप ना सिंपल तरीके से, अगर आपके पास कॉपी और पेन रखा हुआ है तो बाबू एक काम करें, जरा तुरंत फटाफट अपनी कॉपी में लिखते जाइए, भूमिगत तने, जो भूमिगत तने यानी तना जो क्या करने वाला है, कायिक प्रवर्धन करने वाला है। तना कौन सा, भूमिगत जो जमीन के नीचे हैं, जिन पर अपस्थानिक कलिकाएं मिलेंगी। सबसे पहला हमने देखा कौन सा तना, भूमिगत तना कौन सा, प्रकंद, जिसका उदाहरण आपने याद रखना है, अदरक, जिंजर, हल्दी, टर्मरिक, केला, बनाना, याद रखिएगा। सर केला कैसे, हाँ जी, एक बच्चे ने पूछा सर केला कैसे, केला कैसे, बेटा केला देखो, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपने बोला सर तना तो वायवीय होता है केला में, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन जमीन में भी है, जमीन में भी है, यानी केले में वायवीय तना भी है और भूमिगत तना भी है, भूमि के नीचे भी है, भूमि के नीचे। और भूमि के नीचे जो तने का जो भाग जो केले का नीचे है, जमीन के नीचे है, उस पर कलिकाएं मिल रही हैं। कौन सी, अपस्थानिक कलिका। और वो कलिका के अंदर क्षमता है वापस से नया केले का पेड़ को जन्म देने की। हाँ जी, याद रखिएगा इस चीज को। चलें आगे, ये पहला उदाहरण था, याद रखिएगा। खुशहाल या तो बेटा पढ़ ले या समझ ले। दूसरा उदाहरण है बेटा जी कंद, कंद जिसे हमने क्या बोला है, ट्यूबर। ठीक है, यह भी भूमिगत तना है और इसका उदाहरण आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या, आलू, पोटैटो। यह भी आपका भूमिगत तना है, यह भी भूमिगत तना था, यह भी भूमिगत तने हैं, यह भी भूमिगत, ये भी भूमिगत। लेकिन इन भूमिगत में कुछ कलिकाएं जो हैं वो पर्णों के रूप में मिल रही हैं, छोटी छोटी सूखी सूखी पर्णों के रूप में मिल रही हैं। कौन, अपस्थानिक कलिका। यहां पर जो कलिकाएं मिल रही है जिनको हम आंख बोलते हैं, एक काम करिएगा, आपके घर पर आलू है, उस आलू को देखिएगा, उस आलू पर छोटी छोटी इस तरीके से कुछ कलिकाएं दिखेंगी, कुछ कलिकाएं। ठीक है, इनको हम आंख भी बोलते हैं, आंख, आईज बोलते हैं। इन कलिकाओं को अलग कर कर डाल दीजिए जमीन में, पोषण दीजिए, पानी दीजिए, वापस से किसका निर्माण हो जाएगा, आलू का निर्माण हो जाएगा। जरा सोच समझकर मुझे बताएं कैसा जनन होएगा, अलैंगिक जनन। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए ना भाई, सिंपल तरीके से सिंपल चीज को सिंपल रहने दीजिए ना, आप जितना जटिल करेंगे आप ही के लिए नुकसानदेही होएगा। हाँ जी, केला सॉरी आलू क्या है, कंद है, भोजन संग्रहित हो रहा है, अनिश्चित आकृति है, इनके ऊपर क्या मिल रही है, अपस्थानिक कलिकाएं मिल रही हैं, वो अलग होकर नया पादप बना रही हैं, खत्म। हाँ जी, चलें सर, कलिका का मतलब छोटी छोटी बड्स, छोटी छोटी आउटग्रोथ, छोटी छोटी मैं बोलूंगा बाहरी वृद्धियां, एक शरीर से बाहर की तरफ वृद्धि करती हुई एक कलिका जो वृद्धि करती है और फिर मुख्य शरीर से अलग हो जा रही है। चलिए जी, चलें। अब आप बोलेंगे सर ये तो मुकुलन हो जाएगा, सर मुकुलन में भी तो यही हुआ था, बाहर की तरफ वृद्धि करी थी, वृद्धि करके अलग हो गई थी वो कलिका, बोला था ना। लेकिन बेटा जी यहां पर ये जो कलिका है ये एक पादप में मिल रही है। किस में मिल रही है, पादपों में मिल रही है। और पादप के किस पर मिल रही है, कायिक भाग में मिल रही है। तो इसको मुकुलन ना बोलते हुए हमने क्या बोला है, कायिक प्रवर्धन बोला है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कलिका का मतलब तो ऐसी कलिका तो मुकुल में भी बन रही थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन रही थी, तो इसको मुकुलन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये मिल रहा है पादप में। पादप के किस में, कायिक भाग में, और वो कायिक भाग पर ये कलिका वृद्धि करके नया पेड़ बना रही है, इसलिए हमने इसको बोला कायिक प्रवर्धन। तो दोनों में बस शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। आइए बेटा जी, तो कंद, कंद किस में होता है, आलू मेरे भाई, आलू एक ऐसी चीज जो हर सब्जी में मिक्स हो जाती है। तीसरा उदाहरण या तीसरा प्रकार है शलकंद। तो वो बच्चे जो बार बार कह रहे थे कि सर प्याज नहीं लाए, प्याज नहीं लाए, मैंने कहा पूरी सब्जी मंडी लाएंगे बेटा। प्याज भी है, लहसुन भी है, प्याज और लहसुन। याद रखना, प्याज और लहसुन, ठीक है। ओनियन, अनियन और गार्लिक, ठीक है। अनियन
और गार्लिक, प्याज लहसुन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। सर हम जो खाते हैं क्या वो तना होता है? नहीं। आप एक काम करिए, आज क्या करना है, आप एक काम करिए, क्या करना है? सर राइजोम और ट्यूबर में क्या फर्क था? बेटा पहला समानता क्या थी दोनों में, पहले सुनो। सर इन दोनों में क्या फर्क है? तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो क्या? बात को गौर से सुनते नहीं हो? क्या बोला था? सर यहां पर कलिकाएं जो हैं वो मिल रही थी इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर जो कलिकाएं जो मिल रही हैं इस तरीके से शल्कपर्ण नाम से मिल रही हैं। इस तरीके से ये कलिकाएं शल्कपर्ण है, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से अपस्थानिक कलिकाएं मिल रही हैं। दोनों में अलग चीज क्या होएगी कि ये जो वृद्धि करता है ये वर्टिकल यानी अनुलंबीय वृद्धि करता है, और जबकि ये जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल वृद्धि करते हैं, जमीन के अंदर अनुप्रस्थ वृद्धि करते हैं। और कुछ? हाँ जी, शलकंद का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, क्या? प्याज और लहसुन। आज एक काम करिएगा, या तो प्याज खोल कर देखिएगा, नहीं तो लहसुन खोल कर देख लीजिएगा। लहसुन जब आप खोलेंगे इसको, तो इसमें जो सफेद रंग की जो छोटी छोटी फलियां होती हैं जिनको आप यूज में लेते हैं खाने में, उसके बाद एक पतला सा एक बिंब आकार का आपको तना दिखाई देता है। देखना, लहसुन में एक सफेद रंग का तना दिखाई देगा। उसी प्रकार प्याज में बिल्कुल बीच में एक हरे रंग का एक छोटा सा पतला सा तना आपको दिखाई देगा। देखा है कभी? देखा है? हाँ जी। क्या लहसुन में सफेद रंग का एक पतला सा तना, प्याज में एक हरे से रंग का, एक भूरे से रंग का एक पतला सा तना देखा है? ठीक है, वो है तना। हम वो नहीं खाते हैं। हम लहसुन का वो वाला भाग यूज में नहीं लेते हैं। हम प्याज का वो वाला भाग यूज में कभी ले लेते हैं, कभी नहीं भी लेते, लेकिन मेनली हम प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, हम लहसुन का कौन सा भाग खाते हैं? तो बेटा जी इनका जो खाद्य पदार्थ जो होता है, इनमें खाद्य पदार्थ जो होता है वो होता है किसमें? इनकी पर्ण में। जो हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं ना, इनकी वो जो गोल गोल जो भाग जो होते हैं वो होती हैं इनकी पत्तियां, वो होते हैं इनके पर्ण जो हम खाने के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, देखिएगा, ये मान लो एक पतला सा तना था, ध्यान से देखिएगा, और इसके नीचे इस तरीके से अपस्थानिक कलिकाएं मिल रही हैं, ठीक है, और यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ पर्ण मिल रही हैं जिनके अंदर भोजन स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मान लो ये लहसुन है, ध्यान से सुनना, ऐसा ही होता है ना लहसुन, देख लीजिए, ये दिख रही है आपको, ये कलिकाएं है ना, ये नीचे क्या थी? अपस्थानिक कलिकाएं हैं, अलग हुई नया लहसुन बन जाएगा। ये था तना, यस सर तना है, बीच में ये तना था, और साइड में है पर्ण जो हम खाते हैं, खत्म, इतनी सी बात थी। तो दो उदाहरण आपने याद रखने हैं, प्याज और लहसुन। ये किसके उदाहरण है? भूमिगत तने के उदाहरण है, भूमि के नीचे उग रहा है, और ये कैसा है? ये शल्क के रूप में मिल रहा है। बल्ब का मतलब ही क्या होता है? जिसका एक भाग, किनारे वाला भाग फूल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शल्क बोलते हैं। तो इस तरह की जो संरचनाएं होंगी तने की, वो क्या कहलाती हैं? शल्कंद। ये था दूसरा उदाहरण, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट चौथा, घनकंद। घनकंद जिसको हमने बोला है कॉर्म। अब ये बताएं मुझे, ये कौन है? जानते हैं ये कौन है? देखा है ऐसा? हाँ जी सर, पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा था, नीचे। अरे नीचे क्या देखना है, नीचे लाल पट्टी हटी तो पड़ी है। खाद्य पदार्थ इस पत्तियों के अंदर स्टोर्ड है, ये पत्तियां हैं। ये बीच वाला आपका तना था, इस तने के बिल्कुल नीचे क्या मिल रही है? अपस्थानिक कलिकाएं मिल रही हैं। खत्म। काहे नहीं समझते हो रे सिंपल सी चीज को? है ये क्या है? ये क्या है सर? ये जमीकंद है, ठीक है। और कुछ? सर ये गुइयां हैं, गुइयां। भाभी जी घर पर हैं। ये कौन है? ये है, कोलोकेसिया बोलते हैं। गुइयां, अरबी,
हाँ जी, ठीक है। तो ये है बेटा जी अरबी कोलोकेसिया। ये भी एक भूमिगत तना है, आप लोगों में से कईयों ने खाई होगी इसकी सब्जी, है ना। ये भी एक भूमिगत तना है, इस पर भी अपस्थानिक कलिकाएं मिल रही हैं। तो कृपया करके बाल की खाल को निकालने से बेहतर ये रहेगा, अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की दृष्टि से सोचना स्टार्ट करें। आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा ना, उसमें उदाहरण पूछे जाएंगे, और उदाहरण अगर याद रख सकते हो तो कृपया करके रख लो, नहीं याद रख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 प्रकार थे किसके? भूमिगत तने के। सिंपल सिंपल से पहला था प्रकंद, 3 उदाहरण, अदरक, हल्दी, केला। दूसरा कंद, 1 उदाहरण, आलू। तीसरा शलकंद, प्याज और लहसुन। चौथा घनकंद, अरबी। एक और उदाहरण भी होता है इसका, जमीकंद भी होता है, जमीकंद भी होता है, एमोर्फोफेलस बोलते हैं, एमोर्फोफेलस जमीकंद बोलते हैं। ये मैं आपसे बोलूं कि इस पृथ्वी पर सबसे लंबा पुष्प जो होता है, सबसे लंबा पुष्प इसका होता है। आप बोलेंगे सर हमने तो सुना था रेफलेशिया, वो सबसे बड़ा पुष्प है। एक है सबसे बड़ा पुष्प और एक है सबसे लंबा पुष्प। तो सबसे लंबा पुष्प फ्लावर जो होता है किसका होता है? अमोर्फोफेलस जमीकंद का होता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो होता है वो किसका होता है? रेफलेशिया का होता है। अमोर्फोफेलस जमीकंद किसका उदाहरण होता है? घनकंद का, कॉर्म का उदाहरण होता है। तो ये सिंपल से 4 आपके भूमिगत तने थे, 4। और कृपया करके अगर रख सकते हैं याद तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा उदाहरण। 2-2, 3-3 उदाहरण दिए हैं, कृपया करके याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं याद रखने आपकी मर्जी है बेटा। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं अर्धवायवीय तने की। किसकी? अर्धवायवीय तने की। ठीक है, देखिए अर्धवायवीय तना जो होता है, ना ही वो प्रॉपर जमीन के नीचे होता है, ना ही वो प्रॉपर वायु में सीधा खड़ा होता है, वो रेंगता रहता है। किसके ऊपर? जमीन के ऊपर, थोड़ा सा जमीन के नीचे, थोड़ा सा जमीन के ऊपर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय। अब इसके भी 4 प्रकार हैं, इसके भी 4 प्रकार हैं। आइए, सबसे पहला है ऊपरी भूस्तारी, जिसे हम रनर बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता है नीट में। ऊपरी भूस्तारी क्या होता है? सीधा सीधा आप मुझे बताएं, आपके घर में अगर गार्डन है, ग्रास है उसमें, जिसको घास हम बोलते हैं, जो मेनली जो घास जो हमारे घर में गार्डन में होती है उसे हम बोलते हैं डूब घास। डूब घास, डूब ग्रास, साइनोडॉन डेक्टिलॉन। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। ये मान लेते जमीन है, ठीक है, इस पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको बाहर जो घास की ये जो हरे रंग की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये पत्तियां हैं, और ये पत्तियां तने से निकल रही हैं। ये तने से नीचे मूल निकली हुई है। ये तना रेंगता हुआ, इसकी एक शाखा निकली, रेंगती हुई रेंग रही है जमीन पर। आगे चलकर फिर पत्तियां ऊपर, नीचे फिर मूल। लाल रंग से तना बना रहा हूं, ये शाखा निकली, रेंग रही है, फिर शाखा आगे जाकर फिर वापस से ऊपर पत्तियां, नीचे मूल, फिर शाखा आगे गई, फिर पत्तियां, फिर मूल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, ये जो लाल रंग का ये जो तना जो था, ये क्या कर रहा है? सर ये रेंग रहा है। किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। ऊपर क्या निकल रही है? सर पर्ण निकल रही है। नीचे क्या निकल रही है? सर मूल निकल रही है। ऐसा तना क्या कहलाएगा? अर्धवायवीय, जो रनिंग कर रहा है, रनर है, जिसको हम बोलते हैं ऊपरी भूस्तारी, और जिसका उदाहरण है क्या? याद रखना, डूब घास। सिंपल सी बात थी, सिंपल रहने दीजिए, जटिल जितना बना सकते हैं बना लीजिएगा। ये था इस तरीके से। ये जो बाहर आपको दिखाई देती है घास, जो बाहर से आपको ऊपर से दिखाई दे रही है गार्डन में, वो ये पत्तियां होती है हरी हरी, ये इसका तना है।
ये आगे की तरफ वृद्धि करता हुआ गया, ऊपर की तरफ फिर पत्तियां बना दिया, नीचे फिर मूल बना दी, फिर इसकी एक शाखा निकली, वृद्धि कर रही है, फिर ऊपर पत्तियां, नीचे मूल। इस तरीके से जो तना जो होता है, जो जमीन के ऊपर रेंग रहा है, उसको हमने बोला है ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। और इसका उदाहरण सिंपल सा एक अगर याद रख सकते हैं, डूब घास, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरा था बेटा जी हमारा उदाहरण भूस्तारी, जिसको हम बोलते हैं स्टोलोन। अब भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में क्या अंतर है जरा देखिएगा। देखिए यहां पर और इससे पहले वाले में मात्र इतना सा अंतर था, सिर्फ इतना सा अंतर था। देखिएगा वहां पर जमीन थी, यस थी, यहां पर भी जमीन है, हां जी है। यहां पर ऊपर की तरफ क्या थी, पर्ण थी, हां जी थी। नीचे क्या थी, मूल थी, हां थी। यहां पर भी ऊपर की तरफ पर्ण है, नीचे की तरफ मूल है और तना है, हां जी यहां पर भी तना था, ये तना है, ठीक है। लेकिन यहां पर तने की शाखा जो है ये सीधा सीधा रेंग रही थी, किसके ऊपर, जमीन के ऊपर रेंग रही थी, सीधा सीधा टच होकर जा रही थी आगे, और आगे चलकर एक निश्चित क्षेत्र में जाकर वापस से ऊपर पर्ण और नीचे मूल। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर था। यहां पर क्या अंतर था, हमने बोला सर यहां पर जमीन थी, यस यहां पर भी जमीन थी। यहां पर तना था, जी यहां पर भी तना था, ठीक है। उस तने से ऊपर की तरफ क्या निकल रही थी, पर्ण निकल रही थी, हां जी निकल रही थी। नीचे की तरफ क्या निकल रही थी, सर नीचे की तरफ मूल निकल रही थी, जड़ें निकल रही थी। लेकिन यहां पर जो शाखा निकली है ना तने से, वो सीधा रेंगते हुए नहीं गई है, वो पहले ऊपर की तरफ निकली। ये देखिए ये शाखा निकली है इस तरीके से, ये शाखा ऐसे निकली और ऊपर की तरफ वृद्धि करते हुए करते 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 नीचे पहुंची। और जहां टच किया, जहां पर टच किया ग्राउंड को, जमीन को, वहां पर तने का निर्माण किया और जिससे नीचे की तरफ मूल आ गई हैं और ऊपर की तरफ पत्तियां आ गई हैं। तो अब आप मुझे बताइए यहां और यहां पर अंतर सिर्फ इतना सा था, शाखा सीधी सीधी जा रही थी और यहां पर शाखा एक अंग्रेजी में बोलते हैं आर्च, इस तरीके से गई, जहां टच किया वहां पर वापस से वही चीज खड़ी कर दी है, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण याद रखना है आपने इसका, स्ट्रॉबेरी। सिंपल सा उदाहरण याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी। एक और उदाहरण होता है वेलिस्नेरिया, भी होता है वेलिस्नेरिया, लेकिन ये याद रख लेंगे काफी होएगा। कौन, स्ट्रॉबेरी, जिसमें कौन सी परिस्थिति मिलती है, भूस्तारी मिलती है, स्टोलोन बोलते हैं अंग्रेजी में। भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में मैंने आपको अंतर बता दिया है क्या था। ऊपरी भूस्तारी में सीधा सीधा तना जमीन के ऊपर रेंगता हुआ जा रहा है, जबकि यहां पर सीधा सीधा नहीं जा रहा था, एक आर्च बना रहा था, इस तरीके जैसे धनुष की आकृति होती है ना, उस तरीके से ऊपर जाते हुए फिर नीचे आएगा, जहां टच करेगा फिर वहां पर तना, नीचे मूल, ऊपर पर्ण बन जाएगी। ये था आपका भूस्तारी उदाहरण, स्ट्रॉबेरी उसका उदाहरण, डूबग्रास, ये दो थे। आइए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं भूस्तारिका, जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट। ध्यान से सुन लीजिएगा, भूस्तारिका जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सेम टू सेम यानी बिल्कुल समान है, किसके, ऊपरी भूस्तारी के। अब जरा सोचिए, ऊपरी भूस्तारी यानी रनर के, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है, कोई फर्क नहीं है। बस इतना मात्र फर्क है कि ये जो रनर जो थे ये कहां पर, इसका उदाहरण क्या था सर, डूबघास था। ये कहां पर था सर, ये जमीन पर था। किस में मिल रहा था, ये जमीन पर मिल रहा था, ग्राउंड पर मिल रहा था, स्थल पर मिल रहा था। लेकिन ये जो होते हैं भूस्तारिका ऑफसेट, ये मिलते हैं किस में मेरे भाई, देखकर आपको समझ में आ जाएगा किस में मिलते हैं बेटा जी। ये मिलते हैं आपके सेम टू सेम, बस अंतर कितना सा होता है, ये जल में मिलते हैं, जल में मिलते हैं। यानी अगर ये जल है, कौन है ये, जल, तो इस जल में
इस जल में ये अगर तना है और ऊपर निकल रही हैं क्या, पत्तियां, और नीचे क्या निकल रही है, मूल निकल रही हैं, तो ये जो तना जो है इससे शाखा पानी की सतह पर आगे वृद्धि कर रही है, पानी की सतह पर। वहां पर किस पर थी, सोचिए, यहां पर किस पर थी, ये जमीन की सतह पर रेंगती हुई जा रही थी, ये पानी की सतह पर रेंगती हुई जा रही है। कौन, शाखा इस तने से निकली हुई और आगे चलकर फिर वापस से क्या बना देगी, तना, और उस तने से नीचे क्या निकलेंगी, मूल निकलेंगी, ऊपर क्या निकलेंगी, पर्ण निकलेंगी। खत्म। ये सिंपल सा था। तो मैंने साफ साफ बोला सेम टू सेम किसके जैसा होता है, ऊपरी भूस्तारी रनर के जैसा होता है। कौन, ऑफसेट भूस्तारी का किसके जैसा, ऊपरी भूस्तारी के जैसा। बस फर्क कितना सा था, ये जल में होता है और ये स्थल पर होता है, इतना सिंपल सा फर्क था। अब इसका उदाहरण क्या आएगा, वो जो जल में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका नाम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका नाम जलकुंभी। जलकुंभी या जल हाइसिंथ, जलकुंभी या जल हाइसिंथ, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है आइकॉर्निया क्रेसिपस। क्या नाम है, आइकॉर्निया क्रेसिपस। आइकॉर्निया क्रेसिपस जल हाइसिंथ जल कुंभी, जो बहुत ही, जिसके मैं बोलूंगा, जिसके पुष्प जो होते हैं बहुत ही लुभान्वित करते हैं, बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। किसके, इसके पुष्प। शायद आपको अगर याद आ रहा हो 45 डेज की जो सीरीज चली थी हमारी नीट प्रिपरेशन की, उसमें मैंने आपको इसके पुष्प दिखाए थे, जो बिल्कुल किसके जैसे होते हैं, हमारे जो पिकॉक जो होता है उसके जो पंख जो होते हैं, ठीक है, उसके जैसे दिखते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा बेटा जी, जल कुंभी, जल हाइसिंथ, आइकॉर्निया क्रेसिपस इसका उदाहरण है। एक और उदाहरण बता देता हूं, पिस्टिया। ये दोनों जलीय पादप होते हैं, याद रखना। ये दोनों कैसे पादप है बेटा जी, जलीय पादप है, पिस्टिया भी और जलकुंभी भी, याद रखने हैं। ये दो उदाहरण जिनमें तना जो होता है, तना 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 कैसा होता है, अर्धवायवीय होता है ना, पानी में होता है, पानी में बिल्कुल किसके जैसा होता है, ऊपरी भूस्तारी के जैसा होता है। ठीक है, ये था सिंपल सा। कौन सा, तीसरा अर्धवायवीय तना कौन सा, भूस्तारी का। आखिरी चौथा अंतः भूस्तारी। अब आप इसको देखो और थोड़ी सी तुलना करो किससे, भूस्तारिका से। भूस्तारिका जो अभी अभी जो गया था आपका, अभी अभी जो पीछे गया, ये लो, ये भूस्तारी से, भूस्तारिका लिख दिया मैंने, भूस्तारी से, भूस्तारी से तुलना करो, स्टोलोन से तुलना करो। क्या फर्क दिखाई दे रहा है इसमें, इसको देखो पहले गौर से देखो। ये है अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, और भूस्तारी जो अभी अभी मैंने आपको दूसरा दिखाया था भूस्तारी, इसको देखो, स्टोलोन को। आपको यहां पर शाखा, शाखा कहां दिखाई दे रही है, जमीन के अंदर से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है कि जमीन के ऊपर एक आर्च लेती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे बाहर से है ना। लेकिन इसको देखो यहां पर शाखा देखिए, तना नीचे तक गया, जमीन के नीचे तक गया तना, और जमीन के नीचे से उसकी शाखा निकली, और ये शाखा बाहर की तरफ आई, तना बनाया, और नीचे की तरफ मूल बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, और ऊपर की तरफ पर्ण बनाई जा रही है। आइए इसको समझा देता हूं। देखिए, ये जमीन है सिंपल, ये मान लेते हैं तना है, और इससे पर्ण निकल रही है। ठीक है, ये इसकी मूल थी, सिंपल साहब। यहां से निकली शाखा। अब शाखा जरा सोचे, जमीन के अंदर
वृद्धि करती हुई जा रही है कि जमीन के ऊपर से वृद्धि करती हुई जा रही है। वहां पर जो आर्च जो थी, धनुष की आकृति की जो आकृति थी वो बाहर से थी, ऊपर वृद्धि करी फिर जमीन को टच किया। यहां पर अंदर से वृद्धि करती हुई जमीन को टच करेगी और जहां टच करेगी वहां पर फिर से क्या बना देगी? तना, नीचे की तरफ मूल, ऊपर की तरफ फिर पर्ण, फिर वापस से क्या निकलेगी? शाखा निकलेगी। फिर जहां टच करेगी अंदर ही अंदर वृद्धि करके जहां जाएगी वहां पर फिर वापस से क्या बना देगी? तना, और नीचे क्या बना देगी? मूल। बताएं इस तरह की परिस्थिति क्या कहलाएगी आपकी बेटा जी? आपकी अंत्य भूस्तारी। हम नाम में ही देखो ना, भूस्तारी के आगे मैंने अंत्य लगा दिया। अंत्य यानी अंदर, यानी ऐसा भूस्तारी जिसमें शाखा बाहर नहीं अंदर से वृद्धि करती हुई जा रही है। सिंपल सा उदाहरण याद रखना, क्या बेटा जी? पुदीना, मिंट। सिंपल एक उदाहरण याद रखना, क्या? पुदीना, मिंट में कौन सी परिस्थिति मिलती है? ये परिस्थिति मिलती है। हां जी, बताएं यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? यहां तक की सिंपल सी चीज। धर्मवीर कुमार, क्या समझ में नहीं आया बेटा? बस हल्की सी थोड़ी सी टिपिकल चीज आ गई, सर समझ नहीं आ रहा। कोशिश तो करते ही नहीं है। जो सिंपल चीज थी ना, सर मुकुलन, आहा बड़ा इजी लगा। सर बीजाणु, बड़ा इजी लगा। सर विखंडन, एक जीव जो है दो भागों में बट गया, बड़ा इजी था। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, हल्की सी जटिलता, सर हमारे नहीं आ रहा, हाथ खड़े कर देते हैं। बस हो गई टाइम टाइम फिस, इतने से में ही हाथ खड़े कर दिए। हाँ जी, ऐसे निकलेगा नीट। सर पुदीना पानी में होता है, मैंने यहां पर पानी दिखाया है। ये नीला नीला सिर्फ ये जमीन दिखाई हुई है, जमीन है मेरे भाई। ये था पानी यहां पर, ठीक है। तो जलकुंभी और पिस्टिया ये जलीय पादप थे जिनका तना जल में वृद्धि कर रहा है, पानी के ऊपर रेंगता हुआ जा रहा है। यहां पर नहीं रे, ये नहीं है जल। हाँ जी, चलिए जी, तो ये थे बेटा जी आपके तने, और इसी के साथ ये हमारा खत्म हुआ है कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन, यस मैं मानता हूं कई बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि कोशिश ही नहीं करते हैं समझने की, क्योंकि थोड़ी सी चीज जटिल आ जाती है हाथ खड़ा कर देते हैं, सर हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा तेरे को फिर कभी समझ में भी नहीं आ सकता। जब तुम अपने ही हाथ खड़े कर दो ना कि नहीं आ रहा, तो कभी आएगा भी नहीं। हाँ बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, यस तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे हो पाएगा, लेकिन कोशिश तो करना। मुझे नहीं पता अर्शिता गुप्ता, होएगी तो बता दिया जाता है, और जब बता दिया जाता है तो मैं 2-3 बार दोहरा देता हूं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते। ये था कायिक प्रवर्धन, और इसी के साथ हमारा चौथा समाप्त हुआ है क्या? रुको, चौथा समाप्त हुआ है क्या? अलैंगिक जनन। अब पांचवा अलैंगिक जनन है, जरा देखिएगा इसको। क्या है ये, जानते हैं? गौर से देखो क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस से देखना, ये कट गया, 2 भाग हो गए हैं। अब दोनों भाग वापस से पूरा शरीर बना रहे हैं। ये विखंडन है। हाँ जी, ये क्या है? ये है पुनरुद्भवन, इसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन, और ये अंग्रेजी में कहलाता है रीजनरेशन, ठीक है। और ये जो उदाहरण जो यहां पर बनाया हुआ है, ये है इस पृथ्वी पर मिलने वाली
सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता जिस जीव में मिलती है उसका नाम है प्लिनेरिया। ये है प्लिनेरिया। प्रक्रिया क्या कहला रही है? पुनरुद्भवन कहला रही है, रीजनरेशन कहला रही है। अब आइए एक बार इसको समझ लेते हैं और फिर खत्म करते हैं क्लास को। देखिए, पुनरुद्भवन रीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है, फटाफट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पुनरुद्भवन दो प्रकार का होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है मॉर्फालेक्सिस, एक होता है एपीमॉर्फोसिस। एक है मॉर्फालेक्सिस और एक है एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फालेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस में क्या फर्क है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से सुनिएगा। मैंने बोला मेरे शरीर का कोई भाग कट गया और वो कटा हुआ भाग पूरा शरीर बना दे, ऐसा पुनरुद्भवन क्या कहलाता है? मॉर्फालेक्सिस कहलाता है। क्या ये लाइन समझ में आई? क्या शरीर का कटा हुआ भाग संपूर्ण शरीर बना देता है। जैसा यहां पर हो रहा था। कौन था बेटा जी ये? वापस से देखिएगा एक मिनट, इसको वापस से बड़ा होने दो पहले तो। हां जी, पीले रंग का दिख रहा है ना, ये था आपका प्लेनेरिया। कट गया, दो भाग हो गए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये कटा हुआ भाग जो था ये पूरा प्लेनेरिया बना देगा। यानी हमने यही तो बोला, शरीर का कोई भाग कट गया और वो कटा हुआ भाग पूरा का पूरा शरीर बना दे, ऐसा पुनरुद्भवन क्या कहलाता है? मॉर्फालेक्सिस कहलाता है। जो मिलता है, ध्यान से सुनना, स्पंज में, जो मिलता है हाइड्रा में, जो मिलता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में किस किस में? स्पंज में मिल रहा है, हाइड्रा में मिल रहा है, प्लेनेरिया में मिल रहा है। ठीक है। और सबसे पहले हाइड्रा में ही पुनरुद्भवन की खोज की गई थी 1740 में। 1740 में सबसे पहले पुनरुद्भवन की खोज की गई थी 1740 में हाइड्रा में, एक वैज्ञानिक के द्वारा जिसका नाम था अब्राहम ट्रेम्बले। अब्राहम ट्रेम्बले एक वैज्ञानिक जिसने 1740 में हाइड्रा के अंदर पुनरुद्भवन की खोज करी थी। और वो पुनरुद्भवन जो था वो कैसा था? वो था मॉर्फालेक्सिस, जिसमें शरीर का अगर भाग कट जाता है तो वो कटा हुआ भाग जो होता है वो पूरा का पूरा शरीर बना देता है। ये था क्या आपका? मॉर्फालेक्सिस। दूसरा एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि शरीर का कटा हुआ भाग वापस आ जाता है। शरीर का कटा हुआ भाग वापस आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका? एपीमॉर्फोसिस। ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा उदाहरण पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा उदाहरण पूछूंगा। आप सभी ने देखा होगा छिपकली की जब पूंछ कट जाती है। किसकी? छिपकली की जब पूंछ कट जाती है। धर्मवीर मैं क्लास से निकाल दूंगा अगर बीच क्लास में डिस्टरबेंस किया तो। समझ में आया? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं, छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो क्या कटी हुई पूंछ से पूरी छिपकली बनती है या वो पूंछ वापस से आ जाती है? बताएं। बताएं 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 जल्दी से। छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो कटी हुई पूंछ से पूरी छिपकली बन जाती है या वो पूंछ जो कट गई थी वो वापस से आ जाती है उस शरीर पर? वापस से आ जाती है। यह भी एक प्रकार का पुनरुद्भवन है, लेकिन ये इतना
ज्यादा, मैं बोलूंगा इतनी ज्यादा कैपेसिटी, या मैं बोलूंगा सिंपल पुनरुद्भवन है, जिसमें कटा हुआ भाग जो कट गया था वो शरीर का भाग वापस से आ रहा है, ना कि कटे हुए भाग से पूरा शरीर बन रहा है। अब आप मुझे बताना एक सिंपल सा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा जी? छिपकली की पूंछ हो जाएगी। ये सीधी सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, जानते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, हमारे अंदर, हमारी अगर मैं बात करूं, हम मान लेते साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते मैं गिर गया, या मोटरसाइकिल चलाते चलाते मैं गिर गया, गिरने के बाद मेरी त्वचा छिल गई, मान लीजिए त्वचा हट गई, थोड़ा सा त्वचा यहां से हट गई। अब वो हटी हुई त्वचा से या कटी हुई त्वचा से या छिली हुई त्वचा से मैं बन जाऊंगा क्या? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो मैं क्या बोलता, क्या हो रहा है? मॉर्फोलेक्सिस। लेकिन वो छिली हुई त्वचा वापस से आ रही है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है लेकिन आ रही है बाद में। क्या हो रहा है? क्या मेरी त्वचा में रीजनरेशन नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या मेरी त्वचा में पुनरुद्भवन नहीं हो रहा? हो रहा है। कौन सा हो रहा है? एपिमॉर्फोसिस। लेकिन निम्न स्तर का होता है कि उच्च स्तर का? एकदम से आ जाती है क्या? ये लो छिल गई और लो वापस से आ गई, जादू हुआ वापस से आ गई, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हमारे अंदर मिलता है पुनरुद्भवन, लेकिन निम्न स्तर का मिलता है। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन कहां पर मिलता है, तो लिख लीजिएगा, आप जानते हैं कहां पर मिलता है? हमारे यकृत में मिलता है, हमारे लीवर में मिलता है सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता। यकृत का कोई भाग अगर खराब हो रहा है तो उसके अंदर क्षमता है उसको सही करने की, ठीक है। तो ये था बेटा जी, कुल मिलाकर खत्म हुआ है आपका अब जाकर क्या? पूरा का पूरा अलैंगिक जनन, जिसमें मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे किसके? अलैंगिक जनन के। सबसे पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा कायिक प्रवर्धन और 5वां पुनरुद्भवन। बाबू इतना अगर पढ़ लेंगे ना तो सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट होगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे वो आपकी मर्जी है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज पूरी आ रही है। अब इसके बाद पुनरुद्भवन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, या मैं बोलूंगा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है लैंगिक जनन। क्या आता है? लैंगिक जनन आता है, जिसमें युग्मक होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, है ना। युग्मकों का संलयन होता है और युग्मनज बनता है किसमें? लैंगिक जनन में। आप अच्छे तरीके से जानते हैं लैंगिक जनन में कहीं ना कहीं विभिन्नताएं आती हैं, अलग अलग युग्मक होते हैं। नहीं है विशाल मेरे पास, क्लास से निकलना है बाहर? हाँ जी, जिसमें विभिन्नताएं आती हैं, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। और अगर ज्यादा परेशान किया ना तो बाबू फिर क्लास बंद कर दूंगा, फिर बैठे रह जाओगे आराम से, ठीक है। समझ में आई बात? सर एपीमॉर्फोसिस का एग्जाम्पल बताया तो सही, छिपकली की पूंछ, और क्या बताऊं? हाँ जी, लैंगिक जनन में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था 2 जनक की आवश्यकता होती है, दोनों जनक युग्मक बनाते हैं, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। दोनों का संलयन होता है निषेचन। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। वो युग्मनज भ्रूण बनाता है, भ्रूण आगे चलकर शिशु का निर्माण करता है। ये सिंपल सी चीजें होती है लैंगिक जनन में। अब लैंगिक जनन की अगर हम घटनाओं को देखें तो लैंगिक जनन में होता है भैया निषेचन, लेकिन निषेचन से पहले भी कुछ घटनाएं होती हैं और निषेचन के बाद में भी कुछ घटनाएं होती हैं। अब निषेचन से जो पहले होती है उनको हम बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन के जो बाद होती है उन्हें हम बोलते हैं निषेचन पश्चात घटना। अब निषेचन से पहले जो घटनाएं हो रही हैं उनमें क्या होने वाला है? उनमें भैया 2 चीजें होती हैं, एक होता है युग्मक का निर्माण और एक होता है युग्मक का स्थानांतरण। मनुष्य में नर युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगी, वो क्या कहलाएगा? युग्मक निर्माण। फिर वो युग्मकों को क्या किया जाएगा? स्थानांतरित किया जाएगा, जैसे यहां पर आपके युग्मक दिखा रखे हैं। अब ये सारी चीजें बेटा मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, ये कि ये जो घटनाएं हैं ना कौन कौन सी, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, ये दोनों घटनाएं इस घटना के अंतर्गत आती है, ये दोनों परिस्थितियां इस घटना के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले देखिए लैंगिक जनन में होता क्या है? सबसे पहले युग्मक का निर्माण होएगा, फिर युग्मक का स्थानांतरण होएगा, फिर निषेचन होएगा। निषेचन के बाद क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। फिर वो युग्मनज क्या करेगा? विकास करेगा, क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा, वो भ्रूणोद्भव कहलाएगा। ये सारी घटनाएं होती हैं किसमें? निषेचन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कल से स्टार्ट करेंगे किसकी? लैंगिक जनन की। आज इतना ही था,
इतना ही था। अभी समय हुआ है बेटा जी आपके एक आखिरी क्विज का, एक और क्विज आ रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यता उत्पन्न करता है। ना पूछें विशाल, बिल्कुल ना पूछें, नहीं बता रहा, तेरे को मैं नहीं बता रहा, बस दूसरा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए जी, हाँ जी, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला प्रश्न था हमारा, लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यता उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन का जो उत्पाद जो होता है वो सामान्यता क्या उत्पन्न करता है? बीजों की लंबी जीवन क्षमता, चिरस्थायी प्रसुप्त अवस्था, नए आनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती हैं, या बड़ा जीव भार। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं लैंगिक जनन क्या उत्पन्न करता है। क्या लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या था? क्या अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं आ रही थी? नहीं, क्लोन बन रहे थे। विभिन्नताएं किस में आ रही हैं? लैंगिक जनन में। तो विभिन्नताएं लाने के लिए उत्तरदायी होता है कौन? लैंगिक जनन। दूसरा प्रश्न था, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? प्याज कंद है, यस बिल्कुल सही है। अदरक अंत्य भूस्तारी नहीं था, भूस्तारिका था, यानी आपका अदरक जो था वो अंत्य भूस्तारी नहीं था, वो आपका क्या था? प्रकंद था, प्रकंद था, राइजोम था। कौन? अदरक। ये गलत हो गया। यीस्ट मुकुलन करते हैं ना कि चल बीजाणु बनाते हैं, ये गलत हो गया। क्लेमाइडोमोनास में बीजाणु बन रहे थे, चल बीजाणु, ना कि कोनिडिया बन रहे थे, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? सीधा सीधा आपका ए, ये था। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर, और मैं आपको क्लियर सी बात अब बता देता हूं, साफ साफ मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप में से कई जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अब परेशान कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर से एक बात बता देता हूं, कल से मैं नहीं देखने वाला हूं कमेंट सेक्शन, राइट? आपको आना है, पढ़ना है, पढ़ें, नहीं पढ़ना है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, नीट 2023 का एक वीआईपी कोर्स चल रहा है जिसमें सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, टीचर्स होंगे, ये सिलेक्शंस हुए हैं, सब कुछ मिलेगा, होमवर्क, नोट्स, हर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास के दौरान आप डाउट पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा अगर कोई भी दुविधा हो, कोई परेशानी हो, 012471158250, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपके पास एक पोल आएगा उसमें बता दीजिएगा मुझे। चलिए जी, अब कल जब हम आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, कौन से जनन को? लैंगिक जनन को, ठीक है। तो जी मिलेंगे कल इसी समय पर।